प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही करप्शन केस में गिरफ्तार, फरार की कोशिशें नाकाम, शेख रशीद की गिरफ्तारी से बचने के लिए चीफ जस्टिस से अपीलें, जबकि हुकूमत ने फौजी तंसीबात से लैपटॉप चुराने वालों की रिकवरी के लिए मुल्जिमान फौज के हवाले करने का बड़ा ऐलान कर दिया। पीटीआई के उड़ते पंछी लुभाने के लिए जरदारी, तरीन और शुजात ने अपने जाल बिछा दिए। पीटीआई के मजीद अराकीन ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे, हुकूमत ने आईएमएफ के बगैर बजट पेश करने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, ओपन मार्केट में डॉलर भी धड़ाम से नीचे गिर गया। रुपए की कदर में बेहतरी, आईएमएफ से डील न हुई तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से कैसे बचेगा। हुकूमत आने वाले बजट में आवाम को महंगाई से किस तरह रिलीफ दे सकेगी। इसके अलावा बात करेंगे, अमरीकी जेल में बरसों से कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद बहन की मुलाकात। आफिया सिद्दीकी किस हालत में है, मुलाकात में क्या बातचीत हुई। वॉशिंगटन में मौजूद सीनियर सहाफी अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स जानेंगे। क्लास साहब, आज बड़े टाइम के बाद वी थॉट ऑफ दिस कि हम आपका एक बड़ा एनालिसिस मिस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपकी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो जाती है, लेकिन लोग नहीं सुन पाते कि आप क्या किस नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस की गिरफ्तारियां, फिर से परवेज इलाही की गिरफ्तारी, अभी जो खबरें आ रही हैं असद कैसे और परवेज खटक की कंफर्म नहीं हो रही हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं हालात? वो कहते हैं जब ये आता है टाइटैनिक डूबता है ना, वो सिर्फ खुद नहीं डूबता, अपने साथ पूरे का पूरा वो जो मतलब अमला है, या आपका क्रू है, या आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मुसाफिर हैं, जो भी हैं बेचारे, जिनका कसूर भी नहीं हो, सम टाइम वो कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना वो फैसला करता है। एक उसके गलत फैसले की वजह से 2-2.5-3 हज़ार बंदा जो है ना वो उसकी कीमत पे करता है। ये मतलब है, ये आपको यूनिवर्सल से चीज़ बता रहा हूँ। एक दो लोगों की रेटिंग गलत होती है ना, जैसे टाइटैनिक हम सुनते हैं, जो उसका समंदर में जिस तरीके का अगर गलती हुई, रीडिंग नहीं हुई और जाके उसमें फंस गए थे वो, तो सेम इससे पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। आपको याद है कि उन मूने सलई साहब ने ना एक ट्वीट किया था। जी बिल्कुल यार। जब यहाँ पे ज़मान पार्क पे और दीगर पे वो सारी चीज़ें शॉर्टेस्ट ट्वीट एवर और बड़ा टाइमली था ये मत से। उन्होंने कहा जनाब के मेरा ख्याल और चूपों को इस तरह का था कि मैं तो आपको मना किया था, हम आपके पाँव पकड़ के बैठे थे, हर एक बंदा आपके पास चल के गया, टूर कर गया कि एक्सीलेंसी इस वक्त आपके पास ये पंजाब भी है, केपी भी है, एजेके भी है, आपके पास मतलब कश्मीर भी है, गिलगित भी है, 80% पे आप हैं, यहाँ 24 किलोमीटर पे ये बैठे हुए हैं, आपको इतनी जल्दी क्या है, आप थोड़ा सा रुक जाए। मतलब हर बंदे ने उनको समझाया। ये जो लोग अब उनको छोड़ के बहुत सारे गए हैं, उनके जहन में एक चीज़ ये भी है कि खान साहब को हम सब ने बारी बारी जाके इनको समझाया गया, बताया गया, लेकिन वो कोई डिवाइन इशारे लेकर बैठे हुए थे कि डिविनिटी वाज मोर इम्पॉर्टेंट कि सिम्टम से या कुछ जो भी यहाँ से भी उनको बताया जा रहा था, तो डट गए। आज मुझे उनको देख के चौधरी साहब को, मतलब चौधरी साहब भी ये कहते जा रहे होंगे, मुँह ने सलाई वाला, किसी की मुश्किल पे वो हंसना तो नहीं चाहिए ना, किसी का वो उड़ाना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन चौधरी साहब तो मतलब है उनको किस्मत ने उनको वजीर आला बनाया, वो बन गए, सब कुछ हो गया। आज 2 बंदे आए हैं, गाड़ी से निकाले, घसीट के ले गए हैं। अगेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये मेहम जो आपके साथ हो रहा है। अब बेटा फरार है, मतलब मुने सले साहब बह रहे हैं, वो खुद इस वक्त जेल में पहुंच चुके हैं, बाकियों पे रिश्तेदारों पे मेरा ख्याल छापे छुपे पड़े 3-4 महीने तक। दे वर द किंग मेकर्स। मैंने पिछले दिनों भी कोई बात हो रही थी, लिखी भी है शायद मैंने, कि ये जो है ना आपका हर इंसान की किस्मत का ना कोटा होता है, आपको जरा एहतियात से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मर्जी है एक ही दिन में आपने पूरा कोटा इस्तेमाल कर लेना है। ये जैसे ये नहीं होता बैंडविच होते हैं हमारे फोन में होता है, हम जीबी ले लेते हैं ना, 10 जीबी है मेरे पास सपोजली भाई 1 महीने का, मैं 1 महीने वाला कोटा जो है ना 10 जीबी का मैं एक दिन में इस्तेमाल कर लूँ। इन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ हर इंसान के लिए है कि अपना कोटा किस्मत का जरा एहतियात से इस्तेमाल किया करें। एक दिन में अगर आपने पूरे 10 जीबी उड़ाने या 100 जीबी उड़ाना ना, तो हशर ही कुछ होता है जो इस वक्त इनका हो रहा है, इस पार्टी का हो रहा है, उसके हमदर्दों का हो रहा है, चौधरी साहबान का हो रहा है। सो इट वॉज वेरी, मेरा ख्याल है ये बड़े अरसे से चौधरी साहबान जो हैं गिरफ्तार नहीं हुए थे। इनको अगर मुझे याद पड़ता है तो वे बैक गोज इनटू जनाब मुशर्रफ के दौर से पहले अगर जाए उस वक्त हुए थे, बड़े अरसे बाद हुए हैं। सो वो चौधरी के लिए तो बड़ा एक होगा, सदमा होगा। अच्छा क्लास साहब, चौधरी परवेज इलाही की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, उन जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ ये सोच एग्जिस्ट कर रही थी, वो उन लोगों में से थे जो ये मशवरे दे रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं आकर अलहदगी का ऐलान किया? वो क्यों नहीं फोर पे रहे इस तरह की सिचुएशन में जब एक डेड एंड? आप करेंगे सो टिल नाउ ही वाज रेजिस्टिंग।
वो रजिस्ट हुई वाले। हालांकि चौधरी सुभान जो हैं ये कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे कभी, हाँ। बल्कि जब उस वक्त पीक पे पिछले अरसा में चीजें चल रही थी, हमेशा मुलाकातें उनकी हो रही थी, पॉजिटिव बयान दिए, उनकी यहाँ के ताकतवर लोगों से मुलाकात हो रही थी, अपारा में भी हो रही थी, पिंडी में भी हो रही थी, मिल रहे थे। जब वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी थे और जाके समझा भी रहे थे कि भाई साहब जाने दें, आप आराम से मजे से बैठे। और उन्होंने कहा भी था एक दफा, अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल हमारे जुल्फकार साहबा के उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जी मेरी तो बात होगी, और खान सम्मान भी गए हैं कि ठीक है, टाइमलाइंस दी थी कि कोई नहीं है। अब फिर दरमियान में उनको फिर कुछ आया, को नहीं कुछ। अब इसका क्या हल है, क्या इलाज है, मुझे समझाएं कि आपके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हो। नहीं, अब ये चीजें ना शुक्री में आती है, आप इसको पॉलिटिकल मैनूवरिंग कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह लें। अच्छा, बंदा समझ लेता है कि जो मैं सोच के बैठा हूं ना, तो ये चीजें वैसे ही होंगी। मेरा मुखालिफ जो है ना वो घास खाता है। ये सारी चीजें इन्होंने ये समझ के स्ट्रेटजी बना के रखी है, मतलब अपना इन्होंने टाइटैनिक डबोया है ये सोच के कि जो हिकमत मैं बना के बैठा हूं, जो स्ट्रेटजी मैं, मसलन हम अपनी मर्जी वाले दिन जो है ना, हम ये जंग लड़ेंगे, हम अपनी मर्जी से तारीख पिक करेंगे, मर्जी का मैदान बनाएंगे, मर्जी वाले इस पर सुबह उठ के नाश्ता करके हम उसके बाद लड़ाई शुरू करेंगे, या दोपहर के लंच के बाद करेंगे, और उस वक्त बादल होंगे, बारिश होगी, क्या होगा, हम ये फैसला करेंगे। आपकी मर्जी के मुताबिक आपने फैसले किए, मतलब इनको कहीं ना कहीं पर रुकना चाहिए था ना। आप यहाँ कौमी असम्बली आपने तोड़ी, आपको आपने बाद में कहा, उन्होंने आपको याद होगा उन्होंने कहा था, मैं यहाँ पे वो जो आए थे इसके ये हामिद अली खान साहब, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा खान साहब ने खुद माना है मेरे सामने कि मुझसे ये गलत फैसले करवाए गए। ये कई दफा हमारे शो में कह चुके हैं। असम्बलियाँ तोड़ी, आपने कहा गलत फैसला हुआ, आपने फिर असम्बलियाँ बहाल हुई, इस्तीफा दे दिया वहाँ से, आपने कहा गलत फैसला हुआ, वहाँ से आप फिर पंजाब चले गए, वहाँ तोड़ फोड़, और आपने वहाँ पे उसका स्क्रैप का काम शुरू कर दिया, वो असम्बली तोड़ी, फिर आपको पता होगा कि ये भी गलती हुई, फिर KPK तोड़ दी, फिर आप उधर पहुँच गए वहाँ पे उस सुप्रीम कोर्ट में कि इनको कहें कि हमारे इस्तीफे वापस लें। जरा देखते हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें। पंजाब आपने इसलिए तोड़ा कि आपका ख्याल था अभी मार्च में इलेक्शन करवा लेंगे तो 5 साल हम बैठे रहेंगे, अगला इलेक्शन जो होगा ये अक्टूबर वाला, तो हम आराम से जीत के आ जाएंगे, हमारी हुकूमतें होंगी दोनों। ये आपकी स्ट्रेटजी थी। और भाई आपके मुखालफिन ने तो कुछ उन्होंने बनाना था। अच्छा, अब आप पता क्या कहेंगे, आप कहेंगे हमने सारी चीजें कानून और आइन के तहत की हैं, ये कहा जाएगा ना। ये कहा भी जाता है कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन जो था वो आप अगेन उस कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर जायज था, तोड़ना ठीक था। आप अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जनाब कि नहीं, आपको लिखा हुआ है उसमें, आइन में लिखा हुआ है कि जनाब के इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होंगे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें किसी कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, सेटअप करवाए। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था इलेक्शन कमीशन। उनका ये कहना था कि अगर अक्टूबर के इलेक्शन होते हैं और पंजाब में इनकी हुकूमत बैठे, परवेज अली साहब बैठे हैं, बुजदार साहब, तो इलेक्शन तो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। ये इनका ख्याल था। सो उन्होंने बिल्डोज करना शुरू किया। उन्होंने कहा जनाब कि अगर आप नहीं मानते हमारी बात तो हम भी आपको नहीं मानते। आपको याद होगा इसी ही शो कई दफा ये बात मैं कह चुका हूँ कि खान साहब आप पंजाब को रो रहे हैं, आप KPK को रो रहे हैं, आपके हाथ तो ये इलेक्शन नहीं आने वाला, अक्टूबर वाला नहीं आने वाला। उस वक्त भी कहा था, ये मेरे ख्याल क्लिप होगा, कि आप कोई 8 अक्टूबर का कह रहे हैं ना, आप 8 नवंबर पे मान जाएं, आपको ये भी नहीं मिलने। Make some compromises and आपकी जो जिद थी, अना थी, उसका क्या निकला? मतलब अब वो समझते हैं जनाब के खान साहब में उस तारीख जिंदा रह जाऊंगा। ठीक है जी, रहे तारीख जिंदा, बादशाह भी तारीख में जिंदा है, औरंगजेब भी जिंदा है, फिर वो हेनरी वो 8 था इंग्लैंड का ट्यूडर, वो भी जिंदा है, फिर सिकंदर भी जिंदा है, तो सीजर भी जिंदा है, आप भी जिंदा रह लें। आपके पास मौके थे, चांसेस है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि जहां से रास्ता नहीं निकलता वहीं से आपने रास्ता निकालना हो। दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज। तो आपने कहा माई वे और हाईवे नहीं जनाब, कि हमारी इस मर्जी पे फिर कर यहाँ पे इम्पॉसिबल्स की जरा ज्यादा मेजॉरिटी नजर आती है। अच्छा, ये बताइए क्लास साहब, शाह महमूद कुरैशी वो इस वक्त उनका क्या स्टेटस है? इट्स वेरी एक बड़ी क्यूरोसिटी है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है उनको, वो गिरफ्तार हैं। फवाद चौधरी उनसे मिलने जाते हैं, उसके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि जी मुलाकात नाकाम हो गई, कामयाब हो गई। क्या ऑप्शंस? कल फैसल वाडा साहब भी ये सवाल गोल कर गए थे, उन्होंने कहा कि आपने किस किस्म की स्विंग फेंकी है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या स्टेटस है शाह महमूद कुरैशी आपके साथ? खबर शेयर करते हैं, आई गुड न्यूज़ मैं आपके साथ उस पे आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पे खबर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि लोगों को खबर अच्छी लगती है, हमारे तबसरों में उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। लोगों को रोज का एक वो जो फसाना चाहिए, नया फसाद चाहिए, नई खबर चाहिए। खबर ये है कि ये जो हमारे दोस्त हैं, ये चौधरी फवाद साहब, ये पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, इसके बाद आज इनकी मुलाकात जहांगीर तरीन साहब से हुई है। उनके घर पे गए थे, ये जो उनका F6 में घर है, तो फवाद चौधरी साहब वहाँ पर मिलने गए हैं, क्योंकि
वो ग्रुप जो है वो कोई इनसे खुश नहीं था फवाद चौधरी साहब से कि आप पहले जो है हमारे पास आए, हमें मिले, लाहौर में भी इमरान इस्माइल मिले, आमिर कियानी मिले, फिर आपने यहाँ पे भी उनसे कोई मशवरे किए पार्टी छोड़ने से पहले। सो एक तस्वर दिया गया कि ये फवाद चौधरी साहब जो है ना ये जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, उनसे बातचीत किए बगैर, उनको पते भी नहीं है, एतमाद में लिए बगैर फवाद चौधरी साहब जो है वो अचानक खबरें वेरी नेक्स्ट डे जनाब कि वो वहाँ पे अडियाला पहुंच गए शाहमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करने के लिए। तो इनको जहांगीर तरीन साहब और इनके कैंप को भी पता जो है ना वहीं से टीवी स्क्रीन से चला कि शाहमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए ये फवाद चौधरी साहब गए हैं। सो दे फेल्ट बेट्रेड एंड चीटेड एज वेल कि जनाब कि आप तो हमसे मिले थे और हमारे साथ आपने खड़े होना था, आपने तो फिर जाके वहाँ शाहमूद कुरैशी साहब से मिले। अब ये जहन में रखें कि शाहमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब का, मैं मतलब पंजाबी वाली मिसाल तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा बड़ी इंतहा सीरियस किस्म की दुश्मनी है, सीरियस किस्म की। ये शाहमूद कुरैशी साहब को भी साउथ पीपल्स पार्टी में थे तो उनकी उस यूसुफ गिलानी साहब से उनका ईट वाला वायर चलता था, मतलब ईट का उनका साथ चलता था। नवाज लीग में थे तो जावेद हाशमी के साथ रोज फटोड़ होती थी, दूसरे का सर फटा जाता था। इधर यहाँ पे पीटीआई में आए तो जहांगीर तरीन के साथ फटा हो गया। सो शाहमूद कुरैशी साहब सेंटर नॉर्थ के या बलोचिस्तान सिंध के उनके सियासतदानों के साथ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन साउथ सराइकी इलाकों वाले के साथ नहीं करते। ना वो तरीन के साथ कर सकते हैं, ना वो उसके साथ ये जावेद हाशमी साहब के साथ कर सकते हैं, ना ये यूसुफ गिलानी के साथ, इन तीनों के साथ। सो इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। और दोनों मतलब हेट्रेड में कहूं तो लव सख्त हो जाएगा, लेकिन इसके नेड़े नेड़े को करीब करीब की इनकी शाहमूद कुरैशी साहब और तरीन साहब का लव एंड हेट रिलेशनशिप है। चलो इसको थोड़ा सा शुगर कोटेड कर लेते हैं, लव एंड हेट रिलेशनशिप है दोनों का। अब ये पता चले कि उस वक्त इनकी बड़ी विक्ट्री थी कि जनाब के ये फवाद चौधरी साहब आर्टिकुलेट हैं, ज़हीन है, बात करते हैं, ये तो उनमें क्वालिटीज तो हैं। वो खुश हो गए कि चलें एक बड़ा कैच हमारे पास आ गया। अचानक पता चला ये तो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा वो पॉलिटिकल एनिमी है, बल्कि जाती कह लें, ये तो उनसे मिलने जेल में पहुंच गए, एतमाद में नहीं लिया। शाहमूद कुरैशी साहब बड़े सियाने हैं और होना भी चाहिए, उनके वाले साहब भी थे, उनके इससे पहले उस सियासत में रहे। एटलीस्ट इनको अपनी प्रैक्टिकल सियासत में, मैं गलत नहीं कह रहा, 35-40 साल तो इनको खुद हो गए उसमें, उस प्रैक्टिकल 85 के बाद ऑनवर्ड शामिल है, वजीर खजाना रहे हैं पंजाब में, इनके नवाज शरीफ का साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी में रहे हैं, फिर इमरान खान साहब साथ रहे। सो लंबा अरसा है। वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते कि जनाब के मुझसे मिलने के लिए ये आए थे, कौन, ये फवाद चौधरी साहब आए थे और मैंने फवाद चौधरी साहब के कहने पर एक ग्रुप बना लिया या मैं उनके पीछे खड़ा हूँगा। दूसरे लफ्जों में भाई शाहमूद कुरैशी साहब ने अगर कोई अपनी दुकान नई नहीं है सपोजली, तो वो जनाब जिनसे आप डील कर रहे थे, डील करके बह रहे हैं हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, तो वो डायरेक्ट बराह रास्त उनसे क्यों ना बात करें, वो फवाद चौधरी साहब से क्यों बात करें। उन्हें नहीं पता कि शाहमूद कुरैशी साहब से अगर मिलना है वो, तो उनका आजकल ताज़ा उनका वो क्या कहते हैं एड्रेस कौन सा है, क्या उन कुव्वतों को पता नहीं है कि शाहमूद कुरैशी साहब को अगर मिलना है तो कौन से एड्रेस पे पाए जाएंगे। तो ये जो गए हैं अपने फवाद चौधरी साहब, सो वो अब इनके पीछे नहीं खड़ा होना था, वो अपने आप को लीडिंग रोल में देखते। अगरचे जो मेरी उसमें इतरा है कि इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने उनको यही ऑफर किया कि आप आएँ और ग्रुप लीड करें हमारा। अच्छा, मैंने इमरान खान साहब आप आगे हैं और आप ही हमारे वो चैंपियन बने। इस वक्त वो एक बेहतर डील का, 2-3 लोग जो हैं वो बेहतर डील का वेट करेंगे मेरा ख्याल है, एंड दे कैन गेट ए गुड डील इस वक्त। एक उसमें शाहमूद कुरैशी साहब हैं, एक असद उमर साहब हैं, एक परवेज खटक साहब हैं। अच्छा, हाँ, ये 3 लोग हैं जिनको एक बेहतर डील मिल सकती है इस वक्त कि अगर आप इमरान खान साहब से ओपनली हटते हैं, अपना कैंप बनाते हैं, तो आप लोगों को मिले। सो शाहमूद कुरैशी साहब की जो उनके साहबजादी का आज वो आया है, आपने क्लिप देखा होगा, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है जी मेरे वाले साहब से मुलाकात हुई है तो वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ था, मैं हूँ और रहूंगा पे मुझे शक है, बाकी दोनों चीजें ठीक कह रहे हैं कि रहूंगा वाला हिसाब अभी जो है वो बाद की स्टेज है। वो देखेंगे कि शाहमूद कुरैशी साहब कितने दिन जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं या वो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या वो अपनी इमरान खान साहब पे लॉयल्टी। इमरान खान साहब से उन्हें बड़ी शदीद शिकायतें हैं, बड़ी शदीद। उन सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्होंने वजीर आला बनना था। आपको याद है जब अगर 2018 का इलेक्शन था, वो MP का इलेक्शन भी लड़े थे और उनके अगेंस्ट जो नईम सलमान थे, मुल्तान के थे, उनको जितवाया गया था। वो ये बताया गया था कि इमरान खान साहब भी चाहते थे शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं ये इलेक्शन हारे MP का, और जहांगीर तरीन साहब भी चाहते। तो इन्होंने अपने ये रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, इन्होंने नईम सलमान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उसके पीछे थे, और शाहमूद कुरैशी साहब को पता इन तमाम चीज़ों का कि मुझे उसमें हराने में करने में इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब से दीगर लोगों का बड़ा हाथ है। सो वो भी ग्राज लेके खड़े। अभी उन्होंने टिकट मांगा था इमरान खान साहब से कि मुझे वो दें, इसका ये पंजाब का इसका ये जो उस फवाद चौधरी भी थे, ये भी थे, और साथ में
हमाद अजहर थे, तो खान साहब ने नहीं दिया उनको पंजाब असेंबली का टिकट। सो ये ग्रजेस उनके जहन में है। नो ही जस्ट वेटिंग अभी भी जो टिकट्स हुए उसमें भी नहीं दिए, उसी की मैं बात कर रहा हूं ना, जो टिकट नहीं दिए ना, हमाद अजहर ने मांगा था, पीटीआई का टिकट फवाद चौधरी ने मांगा, पंजाब में नहीं जी मेरा कैंडिडेट बुजदार है, बुजदार साहब जिंदाबाद, उनका क्योंकि पीर तगड़ा है बुजदार साहब का, उन्होंने कि मेरा तो वही होगा उम्मीदवार, उसी तरह के हम रखेंगे बंदा जो आगे ना बात करे ना बोले, जैसे कहूं मैं वैसे कर ले। सो इस वक्त हमारे पीर साहब जो हैं, हमारे मुर्शिद जो हैं शाहमद कुरैशी साहब, वो बच्चे नहीं हैं, आराम से वेट करेंगे, उनके टेबल पे पत्ते फैलाए जाएंगे, बैठेंगे सोचेंगे शतरंज की तरह कि मेरे हाथ में क्या आएगा, मैं इतनी बड़ी बगावत करूं, रिवोल्ट करूं, लोगों की बैशिंग सुनूं, पीटीआई का क्राउड है, लोग हैं, एक वोट बैंक है उनका, तो इसको मैं कैसे फेस करूंगा। सो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल 3 लोगों के लिए फैसला करने में, उसमें शाहमद कुरैशी साहब इज एट नंबर 1, क्योंकि अच्छा इनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी बच सकती है, शाहमद कुरैशी साहब के अपने वोट बैंक है, असद उमर साहब का वोट बैंक उस तरह नहीं है, ही इज टोटली डिपेंडिंग ऑन इमरान खान साहब या पार्टी पे, उनका वोट बैंक है, परवेज खट्टर का भी अपनी हद तक वोट बैंक है इलाके में, वहां पे एक होता है, लेकिन इसमें इनके पास है। सो ये 2 लोग जो हैं, तीसरे पे असद हैं, इनकी बड़ी उसमें अहम है। और रात आपने सुना था इनसे फैसल वाडा साहब से, उन्होंने बड़ी एक मेरा ख्याल दरिया को कूजे में बंद किया, उन्होंने कहा सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बारी बारी टाइम पे, आज करे कल करे परसों करे, लेकिन जो जल्दी कर लेगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, जो आखिर पे करेगा मतलब लहू लगा के शहीदों में शामिल होने की कोशिश करेगा तो उसको कम मिलेगा। वो कहता है हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा, जो पता इतना बड़ा जुस्सा लेके पहले पहुंच जाएगा उनको पहले मिलेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो ट्रबल में है, जिसको समझ नहीं आ रही, वो हमारे दोस्त हैं ये फवाद चौधरी साहब, कि अब वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे, उनको जहांगीर तरीन ग्रुप भी उनसे वो उन पर सस्पिशियस सा हो गया है कि भाई साहब के ये पहले उधर गया है, बिट्रेल। और अच्छा मैंने कोई बात हुई कि फवाद चौधरी साहब को फिर वेलकम क्यों किया गया, अगर वो वहां गए थे, तो वो ये है कि उसमें जहांगीर तरीन साहब फील्स अ बिट ऑफ अगर ओब्लाइज फ्रॉम फवाद चौधरी साहब, ये खबर जो मेरी है, वो क्यों फील करते हैं कि ये क्रेडिट दें फवाद चौधरी साहब को कि जब यहाँ पे हुकूमत बनी थी और इनकी पीटीआई की, और उस जहांगीर तरीन साहब पे बैशिंग हुई थी, सारे के सारे केसेस बने थे, उनकी फैमिली पे, उनके बीवी बच्चों पे, सब पे केसेस हुए थे, तरीन साहब पे खुद भी हुए थे शुगर वाले इशूज पे, इंक्वायरी वगैरह हुई थी, आपको याद हो जाएगा। उस वक्त भी कोई इनके हक में कलमा कोई खैर कहता था ना, कोई कैबिनेट मीटिंग्स में, कोई पार्टी मीटिंग्स में, वो फवाद चौधरी करते थे, और ये खबरें वो तरीन साहब तक पहुंचती रहती थी कि आपने इस पार्टी में वहां पे दर्जनों लोगों को आपने इंडक्ट करवाया, जहाज चलाए, उनको मतलब चीनी खिलाई, मीठा खिलाया, तो कोई नहीं बोला, तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा हुआ। यहाँ पे जो मेन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उसमें अलवी साहब को मैंने कई दफा देखा था जहांगीर तरीन साहब के घर पे, जो वहां पे आते थे, क्योंकि वहां खान साहब से वही मुलाकातें करते थे, लेकिन कोई अगर इनके लिए बोलता था, कोई बात करता था, तो वो ये फवाद चौधरी साहब करते। सो जहांगीर तरीन साहब के दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि यार आप एक बंदा मिलने आया हुआ है, आएगा तो हम किसी को, अच्छा पॉलिटिक्स में आपको पता है किसी को वो तो नहीं कर सकते कि यार कि आप क्यों बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सो ये फवाद चौधरी साहब को अब समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि शाहमद कुरैशी साहब जो हैं वो इनके जरिए डील नहीं लेना चाहते, वो डायरेक्ट लेंगे, वो सौदा नक दे साथ दे, उस हाथ ले वाला हिसाब, उधार वाला काम नहीं चल रहा, और दरमियान वो भी नहीं रखना चाहते हैं, क्या कहते हैं उसके ब्रोकरेज के लिए कोई वो बंदा उन्हें मीडियम नहीं चाहिए, वो उनको मीडियम नहीं चाहिए, वो खुद बात करेंगे और कोई बड़ी कीमत मांगेंगे। यहाँ पे अब तरीन साहब जो है वो 50 के करीब ऑलरेडी बंदे उनके साथ कमिट जी, उन्होंने भी क्लेम किया हुआ है। अब अगर ये असद कैसर और जो उनकी परवेज खट्टर साहब की बातें आ रही हैं, क्योंकि अब तक ये डेंट डाला है वहां पे पंजाब में पीटीआई को, अभी दैट साइड इज टोटली अभी अनकवर होनी है। ये जो है आपका केपी जो है वो अभी आपका वो है, केपी से अगर ये 2 लोग असद कैसर या ये करते हैं, डिच करते हैं, तो फिर एक ब्रेक थ्रू होगा, और फिर मेरा ख्याल देर में माइट बी मोर उसमें डिस्टर्बेंस ऑब्वियस होंगी चीजें। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है और डिस्कशन हमारी इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, स्पेशली इकोनॉमी में बड़ा सारा चंक उसका रख के बैठी हुई थी कि उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है और हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे अनवर इकबाल साहब, और उनसे बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। 20 साल के बाद ये भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसकी डिटेल्स क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से बराह रास्त सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर इकबाल साहब, आपने स्टोरी की है और एक 20 साल के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू है, अमरीकी जेल में बरसों से कैद जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, उनसे उनकी बहन की मुलाकात हुई, क्या इसकी इनसाइड स्टोरी है, क्या डिटेल्स हैं, प्लीज बताइएगा। देखिए ये बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी कि कम अज कम उनकी बहन की मुलाकात हो जाए उससे, और उसमें यह है कि फॉरेन ऑफिस ने भी
और काफी काम किया। और जो यूएस एम्बेसी है इस्लामाबाद, उसने भी इनको परसुएट करने में अमेरिकन अथॉरिटीज को एक रोल प्ले किया, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि उनकी सिस्टर को वीजा दे दिया जाए। और वीजे के बाद उनके जो वकील हैं क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ और एक जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, बल्कि वो इस दौरे में तो कम अज कम उन्होंने बहुत ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया है और मीटिंग में भी शरीक हुए। तो आज उनकी जो है तीसरी और इस सिलसिले की आखिरी मीटिंग हो गई। पहली जो मीटिंग थी वो तो थी ज़ाहिर है वो जो 2 बहनें 20 साल बाद मिल रही थी, तो सारी उस तरह की ज़ाती बातें हुई। उसको ये भी नहीं पता था कि उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी वालदा की डेथ हो गई, तो वालदा के बारे में गुफ्तगू की। फिर वो दूसरी मुलाकात अपने बच्चे के बारे में पूछा जो कस्टडी में था, कि उनको पता नहीं था कि वो जिंदा है कि नहीं है। इस तरह की बातें होती रही। जिसके बाद की जो मीटिंगें हैं उस पर फोकस किया गया, इस बात पे कि उनकी रिलीज कैसे हो सकती है, क्या होता है। तो उसमें जो है अहम बात जो की उनके वकील ने की, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हो सकती है, अगरचे पाकिस्तान और अमेरिका का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है उनकी आपस में, लेकिन पहले भी प्रिजनर्स एक्सचेंज होता रहा है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हुकूमत पाकिस्तान कितना दिलचस्पी लेती है। अच्छा, अब उसमें एक मसला यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की दिलचस्पी तो वो लेगी, एक हद तक जाएगी, लेकिन पीछे हट जाएगी। उसकी वजह यह है कि इन रिटर्न जो है अमरीकी, वही कहते हैं इनके ब्रैड शर्मन है जो आजकल इमरान की हमायत में भी काफी बयान दे रहे हैं। तो वो उन्होंने पिछले साल कहा था कि आफिया को अगर आपको चाहिए तो आप ले जाएं, मगर उसके बदले हमें शाहिद आफरीदी दे दें। तो शकील आफरीदी, सॉरी शाहिद आफरीदी, शकील आफरीदी साहब थे जो उसामा बिन लादेन की कैंपेन में थे। जी जी बिल्कुल, बेचारे शाहिद आफरीदी साहब शरीफ आदमी है, तो शकील आफरीदी दे दें। लेकिन वो पाकिस्तान, जाहिर है मेरा नहीं ख्याल, आपको ज्यादा पता होगा, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि क्या पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी को देने पर राजी होगा। ये बात है, इस पर डिपेंड करता है पाकिस्तान के अपने एटीट्यूड पे कि उनकी रिलीज हो गई है। अच्छा गुंजाइश मौजूद है, लीगली गुंजाइश मौजूद है। अच्छा सर, ये तो चले यहाँ के, मुझे याद है, आई एम सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ मैं, ये तो यहाँ के साफ ज़ाहिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट या दीगर, उनको ऑफकोर्स बड़ा शदीद उनको गुस्सा है अफरीदी साहब पे, दीगर पे, कि उन्हीं के ज़रिए वो समझते हैं कि ट्रेस किया गया तो उसामा बिन लादेन को, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जो कैंपेन लॉन्च की थी उसकी, वो जो थी पोलियो वगैरह के लिए, जो उनके बकौल मतलब इनोसेंटली उनसे हुआ, या वो उसमें हिस्सा थे या नहीं थे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन सवाल ये, क्या वहाँ पे कोई ऐसे लाज हैं, वहाँ पे कोई ऐसी कोई तंजीमें या कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि 20-22 साल का एक बड़ा लंबा एक अरसा होता है कि वो पार्डन कर सकते हैं, वो क्लेमेंसी, कोई मर्सी वहाँ से कोई उनका इंटरनल तौर पे नहीं हो सकती, या वो जरूर बारगेन करना चाहेंगे? इंटरनल करेंगे नहीं, इंटरनल करेंगे नहीं, उनको शकील आफरीदी चाहिए। आपको पता है उसको कांग्रेस ने इकट्ठे सारी दोनों पार्टियों ने मिलकर, दोनों हाउसेज ने मिल कांग्रेचुलर मेडल ऑफ ऑनर दिया हुआ है, उनको अमेरिकन हीरो डिक्लेयर किया हुआ है। अगर वो यहाँ आ जाए तो मैं कहता हूँ अगर वो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ जाए तो वो जीत जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक इतने पॉपुलर है यहाँ पे। तो जो भी अमेरिकी इंतजामिया उनको लाएगी वो बात उसके बहुत फेवर में जाएगी, उसको इलेक्शन में भी फायदा होगा इतनी पॉपुलेशन। अच्छा, मुझे सर याद पड़ता है जब, क्योंकि हर हुकूमत जो आई है यहाँ पे, जो भी लीडर अपोजिशन में था उसने नारा मारा कि हम डॉक्टर आफिया को लाएंगे, और बड़े वोट इन्होंने यहाँ पे आके समेटे, बटोरे, फिर दरमियान में कोई लाखों डॉलर इकट्ठे भी किए गए थे जी, हमने वहाँ पे आफिया का केस लड़ना है, वकील करने हैं, अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ग्रुप्स कोई मजहबी थे या पॉलिटिशियन थे, बड़ा पैसा भी बनाया गया उनके नाम पे और इकट्ठा किया गया, आपको सारा पता होगा वहाँ पे। तो एक स्टेज पे तो उनका अमेरिकन का ये कहना था, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरी मेमोरी सही मुझे सर्व कर रही है, वो कह रहे थे कि डॉक्टर आफिया जो है ये तो अमेरिकन नेशनल है, ये तो उनकी नेशनलिटी अमेरिकन नेशनलिटी है, ये तो हमारी सिटीजन है, तो पाकिस्तान कैसे मांग रहा है उसको कि हम उसको वापस करें? कि वो आएंगी तो उसी तरह रहेंगी सिक्योरिटी में, उनकी निगरानी में, और दोबारा अपनी एक्टिविटीज जो कहते हैं, जैसे इल्जाम है कि वो अलकायदा की बाज़ाब्ता एक्टिव मेंबर है और अलकायदा के लीडर की शादी भी हुई थी, तो वो दोबारा वो एक्टिविटीज नहीं शुरू करेंगी। एक तो आपको ये एश्योरेंस भी देनी पड़ेगी। अच्छा सर, तो अभी वो एश्योरेंस मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो सेहत है उनकी डॉक्टर आफिया की बहन की कोई मुलाकातें
या सेनेटर मुश्ताक साहब की मुलाकातें कोई व्हाइट हाउस से, कोई वहाँ कांग्रेसमैन से, कुछ उन लोगों से भी हुई हैं, उन्होंने केस प्लीड करने की कोशिश की हो? जी, अभी तक ये बात वाज़ह नहीं है कि वॉशिंगटन आएंगे या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं आएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं आएंगे। एम्बेसी करी, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक वो टेक्सास में है। लेकिन सुना यही है कि वॉशिंगटन आएंगे और यहाँ आके मिलने की कोशिश करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट वालों से भी और कांग्रेस में भी लोगों से। अच्छा, हमने पाकिस्तान में देखा है कि डॉक्टर आफिया के नाम को उनकी जो यहाँ से हैंड ओवर किया गया, इट्स ए वेरी टेरिबल एंड बड़ी इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी है। जो कुछ हुआ वो यहाँ से अफगानिस्तान में गई, वहाँ पे जो कुछ वो चीज़ें सामने आई, अमेरिकन ने जो उनका केस उन्होंने डेवलप किया वहाँ से लेकर गए। बाज़ कहते थे कराची से जनाब मुशर्रफ के दौर में इनको यहाँ से पकड़ा गया, यहाँ से लेके सो देर अगर सर्टेन वो थे यहाँ पे उस डिस्प्यूटेड एक वर्जन थे कि अफगानिस्तान से पकड़ी गई थी या वो कराची से पकड़ी गई थी, वो अपनी जगह पे। लेकिन बाद में हमने देखा कि उनके नाम को पॉलिटिकली तौर पर बड़ा कैश कराया गया। मतलब पीटीआई सबसे बड़ी, आपको याद होगा उस दौर में पोजीशन में सबसे ज़्यादा कहते थे हम पावर में आएंगे और हम उनको वापस लाएंगे। फिर कभी वो 3 साल रहे, कभी वो नेवर हर्ड ऑफ देम। नवाज शरीफ साहब भी और ये लोग भी कहते थे। अचानक खामोशी होगी, कभी हमने नहीं सुना इन 3-4 सालों में कि कभी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो अपोजिशन में दावे होते थे पावर में आके इन्होंने कभी कोई अमेरिकन से सीरीज डला की कोशिश की हो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हेलो जी जी सुन रहे हैं सर जी। अचानक खामोशी हो गई और ना खामोशी थी, एक सिलसिला कम से कम चलता रहता था, कोई ना कोई आता जाता था, बयान देता था। मेरा ख्याल है इसकी एक वजह है कि शायद इससे हुई दोनों तरफ से इनको एहसास हुआ। जो लोग मसलन एक दाऊद गजनबी साहब हैं वो बहुत आते थे, उनसे ये मेरी गुफ्तगू हुई, उनको एहसास हुआ कि भाई अमरीकी पैसे नहीं मानेंगे और जो कुछ रिटर्न वो मांगते हैं वो पाकिस्तान नहीं मानेगा, इसलिए शायद वो डिस्करेज होकर बैठ गए। लेकिन अब दोबारा एक खौफ शुरू हुई है और उसकी एक वजह शायद ये भी कि इनकी सेहत बहुत खराब हो गई है। एक कोशिश हो रही शायद वो कामयाब हो जाए, अभी तक कोई पेशरफ नहीं है, वो ये कि सेहत की बुनियाद पे उनको छोड़ दिया जाए और उनको कहा जाए कि आखिरी उम्र जो है किसी प्रिजन में पाकिस्तान में गुजार ले, जहाँ वो अपने रिश्तेदारों से कम से कम रास्ते में रहें। एक बड़ा एक दिलचस्प सी रीडिंग है या उस पर अफसोसनाक भी है कि एक पार्टी को उनके नाम पे वोट चाहिए थे, कैंपेन चलाई गई जैसे बड़ी अग्रेसिव, आजकल तो जिक्र ही नहीं होता उसका। ये अभी दोबारा आप लोगों ने वो उनकी बहन गई हैं, फिर सेनेटर साहब गए हैं, आपने खबरें फाइल की, इशू दोबारा उठाए, तो वो नेवर हर्ड के यहाँ तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की। मतलब एक पार्टी ने उनके नाम पे वोट लिए, अपनी पावर में हुकूमत बनाई। एक यहाँ पे कुछ ये मजहबी ग्रुप से जिन्होंने लाखों डॉलर इकट्ठे किए, जी हमने वकील करना है आफिया सिद्दीकी साहबा का और ये करना है। सो यहाँ किसी ने पैसे कमा लिए, पैसे बना लिया आफिया सिद्दीकी साहबा के नाम पे, किसी ने वोट बैंक कमा लिया और वो वहीं की वहीं रही सर। अभी फिर आप कह रहे हैं कि शायद थोड़ी सी होप जो है वो पैदा, माजी में भी हम समझते थे कि जब ट्रंप साहब से मिलने के लिए खान साहब गए थे उस वक्त भी थोड़ी सी बात हुई थी कि शायद ये हो जाए कुछ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सो ये बेचारी इसी तरीके से कोई वोट ले लेगा उसके नाम पे, कोई पैसे ले लेगा तो कोई अपनी कोई हुकूमत बना लेगा, ये चलता रहेगा सर, एंड शी विल कंटिन्यू टू सफर। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, उससे समझ में आ जाएगी। एक नेटो का डेलीगेशन था जो इस्लामाबाद गया और वहां से वापस आया। वापस आने के कुछ अर्से बाद उनका एक मेंबर जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में रिसेप्शन में मुझसे मिला, तो कहने लगा यार मैं पाकिस्तानी अखबार पढ़ता था और तुम्हारा अखबार भी पढ़ता था, मुझे तुमसे एक बात पूछती है, जरूर पूछे। कहने लगा यार ये बताओ कि हम जहाँ भी गए, हमारा डेलीगेशन जहाँ भी गया, हम उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, उनसे भी मुलाकात की, हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात की, हर जगह गए, किसी ने हमसे ड्रोन का मामला उठाया नहीं। लेकिन अगले दिन हर अखबार में खबर लगती थी, चाहे वो सदर से हो, चाहे वजीर से हो, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हो, कि उन्होंने अमरीकियों पे ये बात वाज़ा कर दी है कि ये ड्रोन के हमले बंद करने पड़ेंगे। और उन्होंने ये वाकया एक दफा भी ये मुतालबा नहीं उठाया मीटिंग पे। इसी तरह यहाँ एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी की हाउस की मीटिंग थी, नवाज शरीफ साहब आए थे, वज़ीर आज़म थे, उसमें एक जर्नलिस्ट हैं आपके इस्लामाबाद में होते हैं मतीन हैदर, वो दोनों जवान थे, फौजी लगते थे, वो खामोशी से अंदर जाके बैठ गए। उन्होंने समझा कि ये डेलीगेशन का हिस्सा ही है। जब वापस आए तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने कहा सबसे पहली बात ही थी कि हमने अमरीकियों पर वादा कर दिया कि ड्रोन हमले रोकने पड़ेंगे। मतीन जो है वो उछल पड़ा, उसने कहा अनवर भाई ये क्या हो रहा है? हमने क्यों?
कह लगा वहां तो ड्रोन की बात ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया इन्होंने। यहाँ के इन्होंने पहली बात करी कि हम ड्रोन हमने बंद करने की बात कर दी। तो हम तो बातें कहते रहते हैं, हमारी बातों की कोई अहमियत इतनी दुनिया में नहीं। मतलब वही वाली बात जो यूसुफ गिलानी साहब के हवाले से कोर्ट हुई थी उसमें विकीलीक्स में कि जनाब कि आप हमले करते रहे, हम मजम्मत करते ठीक रहेंगे। है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा ख्याल that's the reason, सर। ठीक बड़ी है। मेहरबानी साहब जी। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, देखने के लिए देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।